तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में। सिलेक्शन गाइडर पर आपका एक अगला अध्याय शुरू हो रहा है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय वस्तु आपके सामने आएगी। ये है यूएन का चार्टर। आप लोग भी परेशान थे सर, कुछ चैप्टर वाइज हम लोगों को टॉपिक वाइज कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस अवेलेबल करा दिए जाएँ, तो आपके सामने आपके डिमांड पर पेश है यूएन चार्टर को डिटेल में आज हम लोग समझेंगे। यूएन चार्टर में क्या क्या होता है इसको टेबल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इनको आर्टिकल्स इसमें कौन कौन से होते हैं, इनमें जो अध्याय हैं, जो भाग हैं, वो कौन-कौन से होते हैं? इसके अलावा क्या इसमें प्रिएम्बल की भी व्यवस्था होती है? क्या हमारा भी प्रिएम्बल इसी से प्रेरित है? सारे सवालों पर आज चर्चा करेंगे और हाँ, ये जैसे ही वीडियो आपका खत्म हो जाएगा, आप तुरंत पहुंचेंगे एप्लीकेशन पर। वहां पर हमने यूएन के चार्टर से रिलेटेड एक स्पेसिफिक मॉक भी अपलोड कर दिया है, चाहे वो प्रैक्टिस बैच में आप हैं तब भी, और अगर आप डिटेल्ड वाले बैच में हैं तो वहां पर भी वो मॉक आपको अपलोड कर दिया गया है। तो आप उसमें बहुत अच्छे से उसको फिर उसके बाद पहले ही वीडियो देखेंगे, उसके बाद में उसे अटेम्प्ट करेंगे, पूरा टॉपिक यहीं पर खत्म कर लेंगे आज ही। यूएन चार्टर और यूएन से रिलेटेड जितना भी कुछ चर्चा करनी थी वो आज आपकी पूरी हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले यूएन चार्टर को अगर आप देखें तो ये क्या है, ये अगर ये इस विचार को आप समझने का प्रयास करें तो एक तरह से इसे आप एक संविधान, एक इसे आप सेट ऑफ रूल्स मान सकते हैं। संविधान तो नहीं लेकिन सेट ऑफ रूल्स जरूर हम लोग इसे मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? सेट ऑफ रूल्स मान सकते हैं। सेट ऑफ रूल्स ये क्या कर रहे होंगे? ये कुछ ऐसे नियम हैं जो कि वैश्विक लेवल पर, जो ग्लोबल लेवल पर गवर्नेंस को थोड़ा सा स्ट्रक्चर करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल लेवल पर गवर्नेंस को क्या कर रहे हैं? ये स्ट्रक्चर करने का काम कर रहे हैं, ये संरचना बनाने का काम कर रहे हैं, ये प्रोसेस को सेट करने का काम कर रहे हैं, ये रूल्स और गाइडलाइंस को सजेस्ट करने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने यूएन चार्टर को कब अपनाया, इसका क्या क्या सबसे अच्छा अच्छा तरीके से जो टेबल्स हैं जो आपके सामने आएंगी, एकदम ध्यान से समझते हुए चले जाइएगा। प्रैक्टिस बैच और जो हमारा डिटेल्ड पॉलिटी का बैच है, ये दोनों ही अवेलेबल है एप्लीकेशन पर, आप इसमें एनरोल भी कर सकते हैं। ये सिलेबस का जो हमारा 5वां यूनिट है, ये वाला पार्ट आज यहाँ पर आपका अब फाइनली खत्म हो जाएगा, है ना। तो किसी भी पार्ट को हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं, हर एक पार्ट को, हर एक टॉपिक को डिटेल में हम लोग समझ रहे हैं। जो हमें लग रहा है अलग से भी इंपॉर्टेंट है वो हम अपनी तरफ से खुद से करा दे रहे हैं। अगर कोई टॉपिक रह जा रहा है, कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है, वहां पर आप अपनी बातों को रख भी सकते हैं, ठीक है। तो यूएन चार्टर देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि ये एक संविधान है। ये क्या है? ये एक संविधान है। किसका? ये यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का एक संविधान है। पहला तो आपको ये याद रखना है, क्या है ये संयुक्त राष्ट्र का एक संविधान के रूप में आप इसे मानेंगे। सेट ऑफ रूल्स को ही तो हम लोग संविधान कहते हैं ना। एक व्यवस्था को चलाने के लिए जो कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? उन्हीं को हम लोग संविधान कहते हैं। यहां पर चीजें लिपिबद्ध रहती हैं, यहां पर सब कुछ लिखित रहता है, ठीक है, लिखित रूप से है। और इसके अलावा ये प्रॉपरली बाइफरकेटेड का मतलब यहां पर एक स्ट्रक्चर बना होता है, अध्यायों में, अनुच्छेदों में इनको वर्गीकृत किया जाता है, उसके माध्यम से कंप्लीटली ये डिफाइन किया जाता है। मतलब एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। एक किताब जैसे हमारी होती है ना, उसमें यूनिट्स होती हैं, फिर उसके चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स के कुछ सब टॉपिक्स होते हैं, उससे रिलेटेड सारे वहां पर कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं। क्या है ये, उन पर अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि एक ऐसा मूल दस्तावेज है जिसके आधार पर यूएन के उद्देश्य, यूएन के सिद्धांत, यूएन की जो संस्थाएं हैं और कार्यप्रणाली, सब कुछ यहां पर निर्धारित होता है। सारे जो सेट ऑफ रूल्स का एक कलेक्शन अगर आपको देखने को मिले तो यहीं पर देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये अडॉप्ट कब हुआ था, बहुत बड़ा कंफ्यूजन इस पर भी रहता है। देखिए, दो डेट्स हमने कल आपको बताई थी। एक था हमारा 26 जून 1945 का, और एक हमारा था 15 अक्टूबर की डेट, ठीक है। 15 अक्टूबर 1945 की डेट। देखिए, पहली वाली जो डेट है, यहां पर 50 कंट्रीज इसमें शामिल होते हैं, इसमें साइन करते हैं। कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि 50 है कि 51 है। तो टोटल फाउंडिंग जो मेंबर्स हैं वो इसमें 51 है, ठीक है, 51 है। लेकिन जो पहली बार ये बैठक हुई थी, जिस पहली बार सम्मेलन हुआ था, उसमें जो शामिल हुए लोग थे वो 50 थे। बाद में पोलैंड इसमें और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। फाउंडिंग मेंबर्स की अगर बात करेंगे तो वो 51 है। इन्होंने फाइनली जब साइन किया था वो 15 अक्टूबर 1945 में सारे लोगों ने इसमें साइन कर दिया था, ठीक है। ये जो प्लेस है जहां पर ये कॉन्फ्रेंस होती है उसका नाम सैन फ्रांसिस्को है। 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर को हम लोग यूएन डे के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। हर दिन यूएन डे के रूप में इसे मनाया जाता है। और ये जो चार्टर है हमारा, ये इफेक्टिव भी 24 अक्टूबर 1945 के बाद से इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो 26 जून की एक डेट, 15 अक्टूबर की एक डेट, फिर 24 अक्टूबर की एक डेट, ये 3 डेट्स आपको इसके फॉर्मेशन से रिलेटेड याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक टेबल आपके सामने
चार्टर में आखिर है क्या? देखिए, ये ऐसा फाउंडिंग ट्रीटी है, ये क्या है? ये एक फाउंडिंग ट्रीटी है जिससे यूनाइटेड नेशन बन करके तैयार हुआ है। जैसे हमारे भारत का एक संविधान है ना, उसी तरीके से एक फाउंडिंग ट्रीटी यूनाइटेड नेशन के स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर ये एक ट्रीटी के रूप में जाना जाता है। इसका जो नेचर होता है वो ये कॉन्स्टिट्यूशन की तरह से कार्य करता है। सभी देश इसका नियमों का पालन करते हैं। हालांकि नियम बहुत ज़्यादा हैं, अगर सारे ही पालन करने लगे तो वैश्विक लेवल पर शांति की स्थापना हो जाए। लेकिन हम तो देख रहे हैं लगातार इधर से उधर मारपीट हो ही रही है ना? तो फॉलो करते हैं ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन उतना इफेक्टिवली फॉलो नहीं होता है। यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है, चीजें सैद्धांतिक ज्यादा हो गई हैं, आदर्शवादी ज्यादा हो गई हैं, व्यवहार में उतना ज्यादा नहीं आ पाई है। फिर भी कम से कम यह है कि हम लोगों ने एक रूपरेखा तो बनाने की कोशिश की। अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, मानवाधिकार, सहयोग, इन सबको यहां पर बढ़ावा देने की भी कोशिश की जाती है। ये सारे के सारे प्रकरण हैं जिनको यहां पर इंक्लूड किया जाता है। सरल शब्दों में अगर देखें तो यूनाइटेड नेशन का जो संविधान इसे कहा जाएगा, यूएन चार्टर को यूनाइटेड नेशन का संविधान इसे माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो टेबल है, स्ट्रक्चर क्या है इसका, तो इसमें देखिए प्रियम्बल क्या है। हाँ बिल्कुल है। चैप्टर्स टोटल में कितने हैं? अध्याय टोटल में 19 हैं। हमने आपको बताया था ना, तीन लोग हैं, है ना, उसमें से एक 19 साल का है। और टोटल में जो ये लोग हैं ना, वो टोटल में यहाँ पर अगर देखें मेंबर्स जो शुरुआत में थे वो कितने थे? वो यहाँ पर 51 थे। कितने थे? 51 टोटल। अगर आर्टिकल्स की बात करेंगे तो वो कितने हैं? 111 हैं। अध्यायों की बात करेंगे तो ये 19 हैं। एक इसमें प्रियम्बल भी होता है। करंटली इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं? करंटली इसमें 193 मेंबर्स हैं। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक संगठन के रूप में इसे जाना जाएगा। और इसमें टोटल में कितने मेंबर्स हैं? टोटल में 193 मेंबर्स अभी वर्तमान में इसमें है। ठीक है, चैप्टर्स टोटल में 19 हैं। प्रियम्बल और जो है इसका वो सबसे प्रेरणादायक भाग इसका माना जाता है, क्योंकि इसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यहां पर यूनाइटेड नेशन, मतलब यहां पर वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस डिटरमाइन टू सेव सक्सीडिंग जनरेशन फ्रॉम द वॉर। मतलब यहां पर हमें क्या करना है? युद्ध से रोकना है हमने आने वाली जनरेशन, और अभी करंट की जो जनरेशन है उन्हें युद्ध में नहीं झोंकना है। ये हमारा एक एम है जो इसका मोटिवेशन क्रिएट करता है। ये इसकी प्रस्तावना में पहली जो लाइन है, और ऐसा कहा जाता है कि भारत का जो प्रियम्बल है वो इसी लैंग्वेज से प्रभावित है। हमारे यहाँ वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, इस तरीके से हम भारत के लोग से शुरुआत होती है। वो लाइन जो है वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है ना। तो ये भी एक इंस्पायरिंग हमारे लिए एक कोट है, कोट के रूप में है। और शुरुआत जो है आपको पता है, प्रियम्बल जो है वो इंडेक्स माना जाता है ना। और प्रियम्बल जो है वो सोल भी माना जाता है। तो प्रियम्बल एक इंट्रोडक्शन क्रिएट कर रहा है इस पूरे के पूरे चार्टर का, जो कि यहाँ पर मौजूद है। हमें बेसिकली वॉर को रोकना है। जैसे पापा ने वॉर रुकवाई थी ना, वैसे हमें भी वॉर रोकनी है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, अगले पॉइंट पर आते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है? युद्ध से आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको बचाना है, मानवाधिकारों की रक्षा करना है, न्याय कानून को बढ़ाना है, सामाजिक प्रगति और बेहतर जीवन स्तर को स्थापित करने का भी प्रयास करना है। बेहतर जीवन हमें बनाना है। देखिए, युद्ध से किसी का फायदा नहीं होता, वहां पर केवल और केवल नुकसान ही देखने को मिलता है। ये नुकसान ना होने पाए, है ना, ये नुकसान ना होने पाए, ऐसी कोशिशें इसके माध्यम से की गई। अच्छा, ऐसी कोशिश क्या पहले नहीं हुई थी? हुई थी, लेकिन वो फेल हो गई थी। लीग ऑफ नेशन जो था वो थोड़ा कम स्तर पर था, बहुत ज्यादा कंट्रीज उसमें मेंबर्स नहीं थे। ये उसको बड़े लेवल पर लेकर के गया, इस वजह से काफी हद तक तो ये सफल हुआ। विश्व युद्ध नहीं हुआ है इतने दिनों से, है ना। 1918 के बाद तो भाई 1939 में ही विश्व युद्ध देखने को मिल गया था, लेकिन उसके बाद में अगला विश्व युद्ध देखने को अभी तक नहीं मिला है। छोटे मोटे जो 4-5 बर्तन हैं वो आपस में आवाज करते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल कोई युद्ध जैसा अभी नहीं है। तो कुल मिलाकर के इसको अभी तक अगर आप देखेंगे तो हाँ, ठीक ठाक इसने काम किया है। आगे सुधार की जरूरत भले ही है, लेकिन काम इसने ठीक ठाक किया है, युद्ध से बचा रहा है। ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, वो आर्टिकल नंबर 1 में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। इसमें जो अगर देखें, मेंटेन करना है क्या? हमें शांति को, सुरक्षा को बनाए रखना है, ये यहाँ पर उद्देश्य माना जाएगा। अनुच्छेद नंबर 1 में लिखा है फ्रेंडली रिलेशन हमें स्थापित करने हैं, देशों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने हैं। इंटरनेशनल कॉपरेशन की बात आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं को मिल करके हल कर देना है, और मानवाधिकार और स्वतंत्रता का सम्मान करना है। ह्यूमन डिक्लेरेशन प्रोटेक्शन की भी बात यहां पर करी जा रही है। बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक है। ठीक है।
आर्टिकल नंबर 2 जब आता है तो यहाँ पर प्रिंसिपल्स होते हैं किसके, यूएन चार्टर के। अभी इन आर्टिकल्स पर विशेषता हम टेबल पर चर्चा करेंगे। अभी लास्ट में वो आपको डिक्लेरेशन देखने को, वो पार्ट आपको लास्ट में देखने को मिलेगा, तो आखिरी तक बने रहेंगे तो निश्चित ये पूरा का पूरा विषय वस्तु जितना भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है इस टॉपिक से, सब कुछ यहीं पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में एप्लीकेशन पर जाकर के इसी से रिलेटेड एक मॉक अपलोड किया गया है, उसे सॉल्व कर लीजिएगा, सब फंडा एकदम क्लियर। ठीक है, अब देखिए सोवरेनिटी इक्वालिटी की बात करें तो सभी देश यहां पर समान है। पीसफुल स्टेटमेंट, विवादों का समाधान शांति से होगा, किसी देश पर बल प्रयोग नहीं किया जाएगा, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी नहीं किया जाएगा। तो ये सिद्धांत इंटरनेशनल लॉ के मूल आधार भी माने जाते हैं। ये आर्टिकल नंबर 2 में मेंशन्ड है, क्या ये सिद्धांत है। ठीक है, तो पहले में उद्देश्य था, दूसरे में क्या आ गया, सिद्धांत आ गया, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट आता है, मेन ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशन के 6 प्रमुख अंग हैं इसमें। जनरल असेंबली इसमें शुरुआत में आ जाता है, सबसे पहले जनरल असेंबली है, ये वही जनरल डिब्बा बोगी का। ठीक है, सभी देशों की संसद इसे कहा जाता है। फिर आता है यूएनएससी, यूएनएससी में 15 मेंबर्स हैं, 5 इसमें परमानेंट हैं और 10 जो है वो नॉन परमानेंट है, वो बदलते रहते हैं। इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल जो एक होता है, इकोसॉक। ठीक है, उसके बाद में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सचिवालय भी इनके पास में है, और साथ साथ में एक ट्रस्टीशिप काउंसिल भी यहां पर अवेलेबल है उपनिवेशों की देखरेख के लिए। वर्तमान में ये निरस्त कर दी गई है, लेकिन इसे भी बनाया गया था। ठीक है, चैप्टर्स जो होते हैं उनमें क्या क्या है, तो कुछ मेन मेन चैप्टर्स आपके सामने हमने रखे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। चैप्टर 1 जो आया वो पर्पस और प्रिंसिपल से संबंधित था, है ना, जो आर्टिकल्स पर हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है। मेंबरशिप से संबंधित चैप्टर नंबर 2 आ जाता है, कौन इसका मेंबर बनेगा, क्या क्या कंडीशंस होती हैं उसके लिए, वो सारा चैप्टर 2 में लिखा हुआ है। ऑर्गन्स जो होते हैं, जो प्रमुख अंग हैं, वो चैप्टर नंबर 3 में लिखे हुए हैं। जो इसके प्रमुख अंग हैं वो कहाँ है, चैप्टर 3 में है। चैप्टर 4 कई बार पूछा गया है, यूएनएससी के बारे में जो लिखा हुआ है वो चैप्टर 5 में, 4 में नहीं 5 में लिखा हुआ है यूएनएससी के बारे में। और 6 नंबर पे लिखा है पीसफुल जो सेटलमेंट्स होते हैं, जो यहाँ पर संधि वार्ता के माध्यम से सेटलमेंट, जो विवादों का निपटान होता है, वो 6 नंबर पर है। ठीक है, उसके बाद में एक्शन अगेंस्ट थ्रेट्स, जो शांति के विरोध में या शांति को अवरोधित करने वाले जो तत्व हैं, उनके बारे में अगर पूछा जाए तो ये कहाँ पर लिखा है, ये 7th में लिखा है। 8th में गए तो यहाँ पर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन के बारे में, नहीं माफ कीजिएगा, 9th नंबर जो अनुच्छेद है वहां पर लिखा हुआ है इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन के बारे में। बिल्कुल ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में नीचे एक 14 नंबर लिखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। 14 नंबर में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अभी इन पर विस्तार में चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 7 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां पर यूएनएससी की विशेष शक्तियों के बारे में लिखा है। पावर्स, सैंक्शन, मिलिट्री एक्शन, पीस कीपिंग, ये सारे देशों पर सैंक्शन लगाए जाते हैं, और ये सारे प्रावधान जो है वो भाग नंबर 7 में, चैप्टर नंबर 7 में लिखे हुए हैं। ठीक है, अध्याय कौन सा है, ये 7th नंबर है, जहां पर सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में लिखा हुआ है। बिल्कुल याद रखना है, कहीं पर भूलना नहीं, ये से यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है मेंबरशिप ऑफ यूएन कैसे मिलेगी, है ना, पीस लविंग स्टेट होना चाहिए और एक्सेप्ट करेगा चार्टर को, उसके बाद में फाइनल अगर अप्रूवल सारे मेंबर्स ने दे दिया तो ये इसमें शामिल हो जाएगा। मतलब सिक्योरिटी काउंसिल और जो जनरल असेंबली है, दोनों की सहमति के बाद में उसे शामिल किया जाएगा इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, उसमें मेंबर के रूप में इन्हें रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। संप्रभु होना चाहिए, देश शांति पसंद होना चाहिए, यूएन चार्टर को स्वीकार भी करता हुआ रहे, और उसके बाद में उसे सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली से भी परमिशन अगर मिल जा रही है तो ये इसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। अमेंडमेंट क्या हुए, तो 2/3 मेजॉरिटी, जनरल असेंबली में 2/3 समर्थन का एक कॉन्सेप्ट लाया गया। P5 अप्रूवल जो है उसको मंजूरी देने की बात हुई। P5 में कौन कौन आ जाता है, तो भाई यूएसए है, रूस है, चाइना है, फ्रांस है और यूके है ना, ये सारे के सारे P5 में आ जाते हैं। उसके बाद में इंपॉर्टेंस क्या है इसका, तो फाउंडेशन ये पूरी तरह से स्थापित करने की बात करता है, यूएन को पूरी व्यवस्था इसी पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर काम करेगा, युद्ध रोकने का वैश्विक तंत्र इसे माना जाएगा, मानवाधिकारों की रक्षा करता हुआ भी ये पाया जाएगा, इस वजह से ये चार्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर एग्जाम ओरिएंटेड कुछ पॉइंट्स अगर समराइज करें हम आपके लिए क्या क्या पूछा जा सकता है, तो इसमें 26 जून 1945 में इसे अडॉप्ट किया गया, पूरी तरह से इफेक्टिव हुआ ये 24 अक्टूबर 1945 को। टोटल जो इसमें आर्टिकल्स हैं 111, इसमें टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं। टोटल चैप्टर्स की अगर बात करें तो 19 हैं, और 51 इसके फाउंडिंग मेंबर्स रहे, और प्रेजेंट में 193 इसमें टोटल मेंबर्स की संख्या है। ये कंप्लीट एक इंट्रोडक्शन रहा यूएन
यूएन के चार्टर के बारे में। ठीक है, कुल मिलाकर के ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन है, एक मंच देता है जहां पर संघर्ष की जगह सहयोग की बात होती है, युद्ध की जगह शांति की बात होती है और अलगाव की जगह एकता की बात होती है। तो इस तरीके से यूएन का चार्टर जो है वो डिफाइन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं और देखते हैं आर्टिकल्स जो इससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट वाले, एक बार में इन्हें भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पर्पस जो यूएन का है, जो डेफिनेशन, जो पर्पस यहां पर है वो आर्टिकल नंबर 1 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 2 में प्रिंसिपल्स के बारे में लिखा हुआ है, जो इसके प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, जैसे कि मूल सिद्धांत में सोवरेनिटी, इक्वालिटी, पीसफुल सेटलमेंट, ये सारे प्रिंसिपल्स इसमें लिखे हुए हैं। ओरिजिनल जो मेंबर्स हैं वो आर्टिकल नंबर 3 में लिखे गए हैं, 51 देश जो शुरुआती दौर में इसे फॉर्म कर रहे थे। आर्टिकल नंबर 4 पर पहुंचते हैं तो यहां पर एडमिशन है, नए मेंबर्स का एडमिशन यहां पर आर्टिकल नंबर 4 में लिखा गया है। आर्टिकल नंबर 5 जो है वो सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स के बारे में लिखा गया है और आर्टिकल नंबर 6 जो है वो एक्सपल्सन ऑफ मेंबर्स के बारे में, मेंबर्स को कैसे हटाया जा सकता है इसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद अगला जो नंबर है, अगला जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 9 है। आर्टिकल नंबर 9 में सभी सदस्य देशों से मिलकर के जनरल असेंबली बनती है, ऐसा लिखा गया। भारत का संविधान भी ऐसे ही अनुच्छेदों में बटा हुआ है ना, उसी प्रकार से ये भी अनुच्छेदों में बटा हुआ पाया जाता है। आर्टिकल नंबर 10 पे आए तो ये जनरल असेंबलीज की पावर्स के बारे में है। आर्टिकल नंबर 18 पहुंचते पहुंचते ये वोटिंग के जो सिस्टम है उसके बारे में यहां पर लिखा है। ये सारी बातें यहां पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जनरल असेंबली से रिलेटेड यहां पर आ जाती है। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड अगर आर्टिकल्स की बात करें तो यहां पर शुरुआत 23 से 27 तक सिक्योरिटी काउंसिल वाले हैं। ठीक है, कंपोजिशन जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का आर्टिकल नंबर 23 में है। भाग कौन सा था? 7वां भाग था ना, भाग कौन सा था? 7वां भाग था। 24 नंबर जो अनुच्छेद आता है वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में है। बाइंडिंग डिसीजंस, बाध्यकारी जो निर्णय है वो आर्टिकल नंबर 25 में है। वोटिंग का जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल नंबर 27 में मेंशन्ड है। ये बिल्कुल आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी काउंसिल्स। इसका कंप्लीट डिटेल्ड पीडीएफ आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पर, वहां से भी आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे 33 नंबर आता है तो ये पीसफुल सेटलमेंट के लिए जाना जाता है। 39 नंबर आता है तो ये थ्रेट टू पीस से संबंधित होता है। किससे? थ्रेट टू पीस से संबंधित होता है। 41 नंबर आता है तो ये नॉन मिलिट्री मेजर्स से संबंधित होता है और मिलिट्री एक्शंस जो हैं वो 42 नंबर अनुच्छेद में लिखी हुई हैं। मतलब सैंक्शंस हैं, पीस कीपिंग्स हैं आदि इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से संबंधित आर्टिकल नंबर 92 आ जाता है ना। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट किसमें है? 124 में है। इनका जो कोर्ट है वो किसमें है? वो आर्टिकल नंबर 52 में, 92 में है। 92, 93 और 94 है ना। तो ये इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल्स हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। 100 नंबर आर्टिकल आया, ये इंडिपेंडेंस ऑफ सचिवालय जो है वो हमारा स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करे, इसकी ये पुष्टि करने का काम करता है। 108 हमारे यहाँ तो ज्वाइंट सिटिंग था, लेकिन यहाँ पर अमेंडमेंट से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ किससे संबंधित है? ये अमेंडमेंट से रिलेटेड हो जाता है। उसके बाद में 110 नंबर जो है वो हमारे यहाँ मनी बिल होता है, लेकिन यहाँ पर रेटिफिकेशन मतलब चार्टर के लागू होने की प्रक्रिया के बारे में है। और ऑथेंटिक लैंग्वेजेस है ना, ऑथेंटिक जो लैंग्वेजेस हैं, ये ऑथेंटिक लैंग्वेजेस के बारे में लिखा हुआ है। 111 नंबर अंतिम वाला जो आर्टिकल है वो ऑथेंटिक लैंग्वेजेस से संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट वाले हैं, ये भी याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा सब कुछ सारे नहीं याद रखने हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर बताए हैं आपको, कम से कम 20 से 25 आर्टिकल्स बताए होंगे, इन्हें आप बस याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए याद करने का तरीका आपको हम बता देते हैं। पहला जो आर्टिकल है वो पहले तो यूएन का पर्पस आ जाएगा, पर्पस के बाद में फिर प्रिंसिपल आ जाएगा, प्रिंसिपल के बाद में फिर मेंबरशिप 4 में आ जाएगा। 18 में आए तो वोटिंग जो जनरल असेंबली में होती है वो आ जाएगा। 23 नंबर पर आए तो सिक्योरिटी काउंसिल के कंपोजिशन पर बातें हो जाएंगी। वीटो पावर यहां पर आ जाएगा 27 नंबर पर। और जब 39 से 42 पर गए तो सिक्योरिटी काउंसिल के एक्शन से संबंधित ये आर्टिकल्स हो जाते हैं। मोस्टली यही वाले पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप सारे जितने भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं, लगभग 25 आर्टिकल्स हम लोगों ने प्रैक्टिस डिस्कस किए हैं, इन्हें आप एक बार देख लीजिएगा। 2-3 बार रिपीट करेंगे तो चीजें याद होती चली जाएंगी। ठीक है, अब कुल मिलाकर के जो पूरी की पूरी संरचना है, शक्तियां हैं और कार्यप्रणाली को निर्धारित करने का यहां पर काम किया जाता है। विश्व शांति, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा और मानवाधिकारों की रक्षा इसमें करी जाती है ना। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये यूएन हमारा डिफाइंड है, यूएन का चार्टर हमारा डिफाइंड है। हम लोगों ने आर्टिकल्स को भी देखा, हम लोगों ने अध्यायों को भी देखा, हम लोगों ने इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वाले
वाले पॉइंट्स हैं वो भी हम लोगों ने यहाँ पर कवर किए, चैप्टर्स को भी समझा। उम्मीद है कंप्लीट ये डिस्कशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कैसा लगा ये पूरा का पूरा डिस्कशन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कोई और ऐसा टॉपिक है जो आपको परेशान करता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस पर भी इसी तरीके से हम लोग डिटेल्ड वीडियो आपको दे देंगे। अब आपको एप्लीकेशन पर जाना है और एक मॉक वहां पर अपलोड किया गया है यूएन चार्टर के नाम से, इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो हमारा टॉपिक है उसी से जुड़ा हुआ है। यूएन चार्टर अलग से उस पर मेंशन कर दिया गया है। सेक्शनल मॉक में इंटरनेशनल रिलेशन वाले में ये मिलेगा आपको, फोल्डर आपको बता दे रहे हैं, है ना, और वो उसको आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, आपका पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए आज इतना ही। एनसीईआरटी का वीडियो आज ही आपको मिल जाएगा, उसके लिए भी आप लगातार प्रयासरत रहेंगे। अभी अभी वर्तमान में इतना ही। नमस्कार।